हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी इस न्यूज़पेपर की, उन सभी न्यूज़ों को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर नोट्स के तौर पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, जो अब्दुल कलाम जी ने कही थी। जीवन में इतने बिजी रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे अधिक दुखी रहता है। जितना जिसके पास समय हो कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा सफलता की तरफ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा समय अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाता है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ने में, व्यवसायी है तो मेहनत करने में, ताकि नए नए आइडियाज़ किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जाए। यानी आप जितना व्यस्त रहेंगे, आगे आने वाला समय आपको उतनी ही तरक्की देगा। अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि पटरी से आसमान तक रफ्तार भरने को तैयार देश। जिस तरीके से 25 मई से हवाई मार्ग और 1 जून से रेल मार्ग शुरू किया जा रहा है, उस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे इसमें। और नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल में एम्फान तूफान ने जिस तरह से तबाही मचाई है और 72 लोगों की जान चली गई है, वो न्यूज़ है। और गांव में नियुक्त होंगी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है। और महाराष्ट्र में 5वें दिन 2000 से अधिक कोरोना मरीज। अपनी पहली न्यूज़ कवर कर लेते हैं हम। पटरी से आसमान तक रफ्तार भरने को तैयार देश। करीब 2 महीने से लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। 18 मई से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन के अलावा लगभग सभी जगहों पर आर्थिक गतिविधियों को मिली इजाजत के बाद अब यातायात के पहिए भी रफ्तार पकड़ने को तैयार हैं। एक और जहां रेलवे ने पहली जून से 100 जोड़ी यानी कि 200 यात्री ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर सीमित घरेलू उड़ानों पर काम करना शुरू हो गया है। सरकार ने उड़ानों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे लोग किसी तरह अपने गांव घर जाने को बेचैन हैं। इसका अंदाजा टिकट बुकिंग के लिए उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। 1 जून से चालू होने वाली नियमित ट्रेनों के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग के 4 घंटे में ही 5.51 लाख टिकट बुक हो गए थे। इसमें एक खास बात यह भी देखने को मिली कि लोग जाने के साथ साथ वापसी की टिकट लेने में भी जुटे हैं। टिकट बुकिंग की मारामारी के मद्देनजर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि शुक्रवार को देश के लगभग 1.25 लाख सामुदायिक सेवा केंद्रों से टिकट बुकिंग चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों से वापसी के टिकट सबसे ज्यादा कराए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने जल्द ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात भी कही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले 2-3 दिनों में नए प्रोटोकॉल के आधार पर कुछ रेलवे स्टेशनों पर टिकट खिड़की से टिकट बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल में तूफान ने मचाई तबाही, 72 की गई जान। कोरोना महामारी के बीच बुधवार को आए अत्यंत भीषण चक्रवाती एम्फन ने कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में और उड़ीसा के 5 जिलों में भीषण तबाही मचाई है। बुधवार को मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर बंगाल में 72 हो गई। मकान, दुकानें, बिजली के खंभे, पेड़, मोबाइल टावर और रोड जिस तरीके से ध्वस्त हुए हैं, वो वाकई में भयावह है। फसलें बर्बाद हो गई, क्षतिग्रस्त गाड़ियां कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर जमा पानी तबाही का मंजर बयां कर रहे हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उनको इस मुसीबत की घड़ी में पूरी मदद का भरोसा दिया। उधर ममता बनर्जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताते हुए राहत व बचाव कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वह आकर बंगाल की त्रासदी देखें और मदद दें। चक्रवात के कारण उड़ीसा की 1500 पंचायतों और 6,745 गांवों के 44,80,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, गांव में नियुक्त होंगी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी।
कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की जिंदगी में तमाम बदलावों की चर्चा जोर पकड़े हुए है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गांवों में बड़े बदलाव का रास्ता भी योगी सरकार ने तैयार कर दिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया गया है। यह सखियां लोगों की बैंकिंग में मदद करेंगी। पहले चरण में 58,000 ऐसे प्रतिनिधियों की तैनाती की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को फंड हस्तांतरित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थतंत्र और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी इस पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार अब प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना चाहती है। विभिन्न विभाग श्रमिक व कामगारों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार की कार्य योजना बना रहे हैं। इसी तरह महिलाओं को ग्रामीण बैंकिंग में रोजगार दिया जा सकता है। योजना के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को 4,000 रुपए आगामी 6 माह तक दिए जाएंगे। इसके साथ ही बैंकों द्वारा लेन देन करने पर कमीशन भी दिया जाएगा। इससे उनकी प्रत्येक महीने एक निश्चित आय बन जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। महाराष्ट्र में 5वें दिन 2,000 से अधिक कोरोना मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 2,000 से अधिक मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी नए मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में इन राज्यों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,435 लोगों की जान गई है और 1,12,359 लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक 45,299 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार हो गई है। राज्य में लगातार 5वें दिन 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 2,345 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,642 हो गई है। राजधानी दिल्ली लॉकडाउन से अभी पूरी तरह से खुल भी नहीं पाया कि नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो गई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार 500 से ज्यादा या उसके आसपास के नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को रिकॉर्ड 571 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 776 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के करीब पहुंच गया। केरल में भी मामले बढ़ने लगे हैं और 24 नए केस के साथ 690 संक्रमित हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 2,607 और कर्नाटक में 1,605 संक्रमित पाए जा चुके हैं। गुजरात में 371 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 12,910 संक्रमित सामने आ गए हैं। इनमें से 773 की जान जा चुकी है। अहमदाबाद में 233 नए केस मिले हैं और 9,449 संक्रमित हो गए हैं। महानगर में अब तक 619 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ये नेशनल पेज की हमारी इंपॉर्टेंट 4 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा पूरे विश्व में 51 लाख के पार हो गया है। और दूसरी न्यूज़ है बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा है चीन। ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं हम। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 51 लाख के पार। दुनिया भर में फैल चुकी कोरोना महामारी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों का वैश्विक आंकड़ा 51 लाख के स्तर को पार कर गया है। अब तक कोरोना के चलते 3,32,000 से ज्यादा पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में 16,04,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि अमेरिका के बाद रूस, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन और इटली भी कोरोना के कहर से पीड़ित हैं। ब्राजील में बीते 24 घंटे में करीब 20,000 नए मामले मिले हैं, जबकि स्पेन में लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा गुरुवार सुबह 51 लाख की संख्या पार कर गया और 51,13,000 से अधिक हो गया। संक्रमित लोगों के मामले में अमेरिका के बाद रूस और ब्राजील है। रूस में 3,17,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्राज़ील में 2,96,000 से ज़्यादा नए मामले सामने मिले हैं। इन दोनों देशों ने तेजी से बढ़ते मामले को लेकर चिंता जताई है।
स्पेन, ब्रिटेन और इटली में भी 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। ईरान में 10,000 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। अब तक 100 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो चुकी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। चीन में कोरोना महामारी का केंद्र रहे वुहान शहर में बुधवार को एक दिन में करीब 9 लाख टेस्ट किए गए। एक दिन पहले करीब 8.5 लाख टेस्ट किए गए थे। कोरोना के दोबारा खतरे को देखते हुए 1.1 करोड़ की आबादी वाले पूरे वुहान का टेस्ट किया जा रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि देश में 33 नए मामले पाए गए हैं। इनमें से 31 बिना लक्षण वाले हैं। चीन में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में पीड़ितों की तादाद 91,598 हो गई है। 2,912 पीड़ितों की मौत हो चुकी है। 55 सदस्यीय अफ्रीकी यूनियन में सबसे ज्यादा 17,200 मामले अफ्रीकी देश में हैं। मिस्र में 13,484 लोग संक्रमित हैं, जबकि अल्जीरिया और मोरक्को में 7,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये कोरोना से रिलेटेड पूरे विश्व की न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा है चीन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर चीन को फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि चीन ने दुनिया में जो दर्द और नरसंहार का प्रसार किया है वह उसके ध्यान हटाने के प्रयास में बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा है। ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट में कोरोना से निपटने को लेकर चीन के प्रति निराशा जाहिर करते हुए यह दावा किया कि उसकी अक्षमता के चलते ही पूरे विश्व में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, चीन बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है क्योंकि वह चाहता है कि जो बिडेन राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएं ताकि वह अमेरिका का शोषण करना जारी रख सकें। आगे इस न्यूज़ में यह बताया गया है कि महामारी के लिए चीन की ओर से कई बार उंगली उठा चुके ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वह जानबूझकर कोरोना फैलाने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने हाल में यह भी कहा था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक वायरोलॉजी लैब से हुई है। ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है 1 दर्जन सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनेगा भारत। कंपनसेशन से वसूली अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। और एफएम रेडियो सेक्टर को जिंदा रखने के लिए सरकार से गुहार। तो हम अपनी पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है 1 दर्जन सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनेगा भारत। देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों की अवसर में बदलने की तैयारी होने लगी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि भारत फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्युमिनियम व कॉपर समेत 1 दर्जन सेक्टर में बहुत जल्द ग्लोबल सप्लायर बनने जा रहा है। इन सेक्टर्स की पहचान कर ली गई है। हालांकि इनमें से कई सेक्टर के कच्चे माल के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। गोयल के मुताबिक 12 सेक्टर की पहचान की गई है। इनमें एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, लेदर उत्पाद व शूज, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, मास्क, सैनिटाइजर व पीपीई भी शामिल है। एक चर्चा में गोयल ने कहा कि पिछले 6-8 महीनों से इन वस्तुओं के क्षेत्रों में विश्व सप्लायर बनने की तैयारी की जा रही है। गोयल ने कहा कि दुनिया में फर्नीचर का बाजार 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत 3-4 लाख करोड़ रुपए का माल बनाकर 20 से 25 लाख रोजगार का सृजन कर सकता है। इस प्रकार लेदर व लेदर शूज क्षेत्र में भारत भारी संख्या में रोजगार सृजन की क्षमता रखता है। भारत फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ पैकेज्ड फूड भी उपलब्ध करा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े उत्पाद की विश्व में भारी मांग है। माइनिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर खोला गया ताकि भारी मात्रा में माइनिंग कर सके और भारत इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के साथ सप्लायर भी बन सके। बहरहाल भारत इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भी फिलहाल कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भर है। विशेषज्ञों के मुताबिक लेदर, फार्मा, एपीआई और
इंटरमीडिएटरीज, फर्नीचर जैसे कई सेक्टर में भारत कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। नेक्स्ट न्यूज है, कंपनसेशन सेस वसूली अवधि बढ़ाने पर विचार। कोविड 19 का संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कारोबारी गतिविधियां लगभग शून्य हो गई हैं। इसके चलते जीएसटी संग्रह में जबरदस्त गिरावट हुई है और सरकार के लिए राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी भरपाई के लिए सरकार जीएसटी कंपनसेशन शेष वसूली की अवधि 5 वर्षों से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। जुलाई 2017 में जीएसटी कानून लागू करते समय केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि शुरुआती 5 वर्षों के दौरान उनके राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। राजस्व संग्रह के अनुमानित और वास्तविक आंकड़े के अंतर को कंपनसेशन के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए हर वर्ष 14% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। देखिए, इसमें सबसे अच्छी एक 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देख लीजिए कि राजस्व संग्रह के अनुमानित और वास्तविक आंकड़े के अंतर को कंपनसेशन के रूप में जाना जाता है और इसका आधार वर्ष है 2015-16। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एफएम रेडियो सेक्टर को जिंदा रखने के लिए सरकार से गुहार। सरकार के आर्थिक पैकेज में एफएम रेडियो सेक्टर को किसी तरह की राहत सहायता नहीं देने से निराश एफएम रेडियो उद्योग ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की बढ़ी गंभीर चुनौतियों ने एफएम रेडियो क्षेत्र के सामने भी मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। एफएम रेडियो उद्योग मौजूदा आर्थिक संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर रहा है। एआरओआई का कहना है कि एफएम रेडियो सेक्टर को बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की मदद करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ ही इस सेक्टर को बचाना देश हित में भी है, क्योंकि अगले 12 वर्षों के दौरान सरकार को एफएम रेडियो क्षेत्र से माइग्रेशन फीस, रेंटल और जीएसटी के करीब 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। एफएम रेडियो ऑपरेटर के संगठन एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया की अध्यक्ष अनुराधा प्रसाद ने जावड़ेकर को पत्र में लिखा कि पैकेज घोषणा में एफएम सेक्टर से जुड़ी किसी भी मांग या सुझाव को शामिल नहीं किया गया तो एफएम रेडियो के संचालन को प्रभावित करता है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे। सबसे पहला आर्टिकल है नकारात्मकता का वायरस, अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय मीडिया का एक तबका इस पर अड़ा है कि वह भारत से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर को खारिज ही करता रहेगा। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा मंदिरों की संपदा पर बुरी नजर। समय आ गया है कि चर्चों के शक्तिशाली संगठन के समानांतर हिंदू मंदिरों का प्रबंधन तंत्र खड़ा किया जाए, और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने। और तीसरा आर्टिकल है हमारा चीन की शरारत। चीन जिस तरीके से भारत को किसी न किसी तौर पर उकसा रहा है, उसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, नकारात्मकता का वायरस। कोरोना वायरस से उपजी महामारी के खिलाफ भारत की जंग एक नए दौर में पहुंच गई है। इस जंग के दौरान यह आम सहमति उभरी है कि देश ने इस आपदा का सामना बहुत सक्षमता और कुशलता से किया है। इसी कारण इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलना भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जैसी सभी प्रमुख जोन में कुछ गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। इससे हालात और सहज होंगे। भारत इस संकट से जिस बखूबी ढंग से निपट रहा है वो वाकई में सराहनीय है। जमीन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा परिदृश्य कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत इस समय
किस समस्या से जूझ रहा है और किस तरीके से इससे आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं ढूंढा गया है, न इसकी वैक्सीन तलाशी गई है। भारत अपने सीमित संसाधनों के कारण इसमें पूरी तरीके से सफल हो रहा है, और अगर कहा जाए तो और देशों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति बहुत अधिक सामान्य है। मृतकों का आंकड़ा भी बहुत कम है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि किसी न किसी तौर पर भारत ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण पा रखा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय मीडिया का एक तबका अभी भी इस पर अड़ा है कि वह भारत से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर को खारिज ही करता रहेगा। देश को लेकर केवल नकारात्मक एजेंडा आगे बढ़ाने में ही उसकी गहरी दिलचस्पी दिखती है, खास तौर से सरकार के खिलाफ। ज्यादा तौर पर संकट के समय मीडिया की यही जिम्मेदारी बनती है कि वह वाजिब मुद्दों को उठाए, ना कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रशासन की उपलब्धियों को नकार कर केवल नकारात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे। जब विनाश को लेकर अधिक अनुमान साकार होता नहीं दिखा तो नकारात्मक नजरिए से भरे मीडिया ने भारत में इस्लामोफोबिया का सिगुफा छोड़ दिया। इसके लिए उसने तबलीगी जमात की करतूतों का सहारा लिया। तबलीगियों की करतूत के खिलाफ आम जनता के असंतोष को लेकर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति का ध्रुवीकरण करने में लगा है। भारत के प्रति संकालू नजरिए वाला मीडिया चीन के प्रति सहानुभूति दर्शाने में कुछ अतिरिक्त प्रयास करता दिखा। इससे उसकी विश्वसनीयता भी घटी है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा तो वह लगातार उस पर बहस करता रहा। यह स्थिति तब थी जब मीडिया के सभी वर्गों ने न सही लेकिन अधिकांश ने शुरुआत में इसे वुहान वायरस नाम दिया था। एक ऐसे वक्त में जब भारत महामारी से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तब मीडिया के लिए भी यह जरूरी है कि वह भारत से जुड़े विमर्श की संतुलित तस्वीर पेश करे। इसके लिए बेहतर यही होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन भारत की छवि मलिन करने का कोई उपक्रम ना करे। अब नेक्स्ट न्यूज पर यानी कि आर्टिकल पर आते हैं। मंदिरों की संपदा पर बुरी नजर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मंदिरों में पड़े सोने की अधिग्रहित करने की बात कहकर भारतीय राजनीति में धर्म आधारित एक नए ध्रुवीकरण की पूर्व पीठिका तैयार कर दी है। पृथ्वीराज चौहान का तर्क है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश के मंदिरों में अनुमानित रूप से $1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ रुपए का सोना है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया में वामपंथी लॉबी की ओर से हिंदुओं मंदिरों से सोना निकालो का अभियान भी छिड़ा था। इसमें वे भी शामिल थे जिनकी मंदिरों में कोई आस्था नहीं है और सनातन हिंदू धर्म एवं उसकी पूजा पद्धतियों से कोई लेना देना नहीं होता है। मंदिरों की संपत्ति का लोभ अकारण नहीं है। मुगल काल का इतिहास हजारों हजार मंदिरों के तोड़ने का साक्षी है। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद यह सोचा जाने लगा था कि मुगलों से जो कुछ बच पाया है उसे अंग्रेज लूट लें, परंतु धर्म के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करने की हिंदू समाज की भावना के कारण अंग्रेजों ने इस समाज से सीधे टकराव लेने की जगह उसे विभक्त करो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने एक कानून मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट 1843 बनाकर मंदिरों की संपदा को लंदन भेजना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेज असफल हो गए, फिर भी उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम किया। इसके लिए कई कानून बनाए गए, जैसे सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट। 1923 में मद्रास हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेसमेंट एडाउंटमेंट एक्ट बना। 1920 से लेकर 1947 तक भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लीज पर दे दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को सारे धार्मिक अधिकार देने के साथ उनके मस्जिद, चर्च एवं शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था की गई, लेकिन हिंदू मठों पर आश्रित धार्मिक शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने का सिलसिला कायम किया गया। 2013 में केरल सरकार की
अधीनता वाले ऐतिहासिक पद्मनाभ मंदिर के स्वर्ण आभूषणों की गणना एवं मूल्यांकन लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का किया गया। मूल्यांकन का यह कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति की देखरेख में होने के बावजूद करोड़ों का सोना चोरी हो गया। आचार्य चाणक्य का कहना था कि किसी धर्म को समाप्त करना हो तो उसके आश्रय स्थलों यानी मठ मंदिरों आदि को समाप्त कर दो। आज भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें 4 लाख मंदिर सरकार के पास हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य का मुखिया मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि का संचालन कर सकता है। मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, ना कि सरकार की। जिन लोगों को मठ मंदिरों में पड़ा धन दिखा, क्या उन्हें देश में चैरिटेबल के नाम पर आने वाले लाखों करोड़ों का चंदा नहीं दिखता? क्या इस चंदे का इस्तेमाल धर्मांतरण में नहीं होता है? तो इसी में जिस प्रकार अब धार्मिक समूह अपने धर्म के प्रसार के लिए धन खर्च करते हैं, और उसी तरह हिंदू समाज को भी विश्व में यह कार्य करने का अधिकार है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। चीन की शरारत। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगी सीमा रेखा पर जिस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन दिखाया है, उससे साफ दिखता है कि भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं है कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और खासतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखे। भारत ने इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया है। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया है। यदि चीन ने कहीं कोई गलफत नहीं की है, तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुराता है? चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर जबरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है कि वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर जबरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बांटने की कोशिश करता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए, मुक्केबाजी व कुश्ती के अभ्यास में नहीं मिलेगा साथी। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने अभ्यास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की है, लेकिन यह नहीं बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अभ्यास कब बहाल होगा। इसके साथ ही संपर्क खेलों में स्पॉरिंग यानी अभ्यास के साथी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसरों और स्टेडियमों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। साई ने हालांकि इन सवालों पर जवाब नहीं दिया कि अभ्यास कब से शुरू होगा। साई के सचिव रोहित भारद्वाज ने कहा कि अभ्यास की बहाली स्थानीय प्रशासन की सहमति पर निर्भर करेगी। हर इस्तेमाल के बाद अभ्यास के उपकरणों को संक्रमण रहित किया जाएगा। अभ्यास के साथी के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और जिम का प्रयोग बारी बारी से किया जाएगा। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने अभ्यास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी की घोषणा की है। मुक्केबाजी व कुश्ती के अभ्यास में नहीं मिलेगा साथी। अमेरिका ने छेड़ा काटसा के तहत कार्यवाही का राग। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद का मामला था ये। बंगाल में तूफान एम्फान ने मचाई तबाही, 72 की गई है जान। पटरी से आसमान तक रफ्तार भरने को तैयार है अब देश। गांवों में नियुक्त होंगी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स सखी। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन भी 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं और पूरे भारत में 1,12,359 मामले हो गए हैं। और लास्ट पॉइंट है, 1 दर्जन सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनने की ओर भारत।
तो ये आज का यानी 22 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।